आज की क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी आपने चैप्टर 11 में सीखा है, उसको कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या यूज है, कैसे यूजफुल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक। तो जब बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो किसी भी प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट कर सकते हैं अगर हमने उसमें लाइफ साइंस को इनकॉर्पोरेट किया है तो। ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हम जैसे बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं या बायोलॉजिकल कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, उसका जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके एप्लीकेशन के तौर पे क्या आता है, जैसे थेराप्यूटिक्स है, डायग्नोस्टिक्स में हम यूज करते हैं, जैसे पीसीआर सीखा था आपने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने सीखा था। तो पीसीआर का यूज तो कोरोना टेस्ट में भी किया जा रहा है आजकल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं आजकल, जिसका एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस्ड फूड देख रहे हैं हम। बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है? सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल फील्ड है, कुछ भी है, कोई एक स्पेसिफिक स्पेस है, जगह है, प्लेस है, वहां पे कोई माइक्रोब इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रहा है। तो वहां पे हम एक ऐसा फ्यूमिगेशन या स्प्रे करेंगे माइक्रोब्स वाले, जो कि वहां के सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को किल करने का काम करेगा। इसको हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट में आपने देखा पिछली क्लास में, मतलब जो प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको कराया था, तो उसमें आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था। वहां पे वेस्ट ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, एंड एनर्जी प्रोडक्शन में तो खैर करते ही हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, फटाफट इसको करते जाइए मेरे साथ साथ। तो आगे हम देखते हैं 3 critical research areas of biotechnology are अब हम यहाँ पे किस फॉर्म में यूज करने जा रहे हैं? पहला जो बेसिक फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो हम इसको एंजाइम के, प्योर एंजाइम के तौर पे यूज कर रहे हैं। एक माइक्रोब का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? कैटलिस्ट के तौर पे करेंगे। कैसे करेंगे? कैटलिस्ट के तौर पे। आप जो पूरे रिएक्शन को या फिर पूरे एक्सपेरिमेंट को आप जो करा रहे हैं, तो वहां पे जो बेस्ट कैटलिस्ट है उसको आप प्रोवाइड कराएंगे। और ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि हम लाइफ साइंस को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसी की हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द बेस्ट कैटलिस्ट in the form of improved organism usually a
microbe, usually a microbe or pure enzyme, pure enzyme। आगे देखिए, अब एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। एक पेप्सिन का एग्जांपल सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, ये समझने का पेप्सिन है, ठीक है। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में काम करता है। किसमें काम करता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में आपके स्टमक के अंदर काम करता है। कहाँ काम करता है? स्टमक के अंदर काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेप्सिन है इसको आप ऑप्टिमल कंडीशन नहीं दे रहा है। ऑप्टिमल कंडीशन नहीं देने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक की बजाय आपने इसको बेसिक मीडियम दे दिया। क्या ये पेप्सिन काम करेगा? नेवर, कभी काम नहीं करेगा। तो अगर आपको उससे काम कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमल कंडीशंस जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? ताकि आपका जो कैटलिस्ट है या एंजाइम है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम है, ठीक है। ताकि वो क्या कर सके? बेटर वर्क कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिख देती हूँ, आगे देखिए, सेकंड लिख लीजिए। ऑप्टिमल कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू optimal conditions through genetic engineering, through genetic engineering for a catalyst to act। और थर्ड क्या है यहाँ पे? थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज, अभी अभी आपने सीखा 11th चैप्टर में मैंने आपको कराया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी जरूरी है। देन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग for purification of, for purification of protein, प्रोटीन्स कर लीजिए, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बस हो गया, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ रही हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जब हम समझना स्टार्ट करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट सेंस में यूज किया जाता है। इसका अपना एक क्या है? बहुत वास्ट क्राइटेरिया है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को हम लोग किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? हम इसको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी आप वहां पे क्या करेंगे? ऐसे केमिकल्स का यूज करेंगे जिसमें कि ये कैपेबिलिटी हो कि आपके एग्रीकल्चर को वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे? इनहेंसमेंट दे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज होता का मतलब होता नो यूज ऑफ केमिकल। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? नो यूज ऑफ केमिकल्स। इसका मतलब है कि आप वहां पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन है आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसका बहुत वास्ट सेंस में यूज करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। तो
ये आपका क्या है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे, इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, कि जो ये सारे एप्लीकेशंस देख रहे हैं, तो इन सारे एप्लीकेशंस में ओनली, आगे मैं नोट कर देती हूँ, ओनली प्रोक्रियोटिक, only prokaryotic organisms, only prokaryotic organisms are used in biotechnology because they preserve genetic information due to ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ड्यू टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ड्यू टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट को यूज करने के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी कहीं ना कहीं से उठा के हम लोग हमेशा प्रोकैरियोट्स का यूज करते हैं, प्रोकैरियोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे जब हम इस चैप्टर में देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये पैरा जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जिक्र आता है, वहां पे किनका नेम आता है, एम एस स्वामीनाथन का नेम आता है। किनका नेम आता है, एम एस स्वामीनाथन का। क्यों आता है, क्योंकि वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। एम एस स्वामीनाथन क्या थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, ये रिवॉल्यूशन वर्ड हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया। ग्रीन किसके लिए आ रहा है, ग्रीन तो चलो ठीक है एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है, वाई रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है उसको हम 3 गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 3 times ज्यादा, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन आज के डे में यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पीछे है ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कराने में। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा किसकी वजह से होगा, जब आप सारी चीजों में किसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को। increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. However, for farmers in the developing world,
एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, पता ही आपको, एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल बीइंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग. Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield for their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? ठीक है. Use of genetically modified crops is a possible solution. आपको क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करना है. अब आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बोलते किसको हैं. तो मैं ये आपको समझा रही कि व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. देखिए, इसको शॉर्ट में, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, ठीक है, तो उसको हम, इसको शॉर्ट में हम लोग जीएम क्रॉप्स बोलते हैं. ऐसे लिख देती हूं मैं. देखिए, अगर आपको लिखना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीएम क्रॉप्स. ठीक है. आर प्लांट्स used in agriculture, the DNA of which has been modified उसी में ऑल्टरेशन करा है आपने, has been modified using genetic engineering methods, using genetic engineering मेथड्स. आप कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके आप किसी क्रॉप को चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप्स बोलते हैं. शॉर्ट में उसको जीएम क्रॉप्स बोला जाता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब इसके आगे जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और जो उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, यहां से एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ. यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है.